वेलकम बैक गाइस। आज की हमारी कहानी का हीरो रियलिटी में भी एक हीरो है जो कि दूसरी दुनिया में जाके डीमन किंग को मार के एक पूरी की पूरी दुनिया को बचा के वापस आया है। पर आने में उसे 8 महीने लग जाते हैं, जिसमें उसकी मम्मी उसे ढूंढते ढूंढते एक एक्सीडेंट में मारी जाती है और उसके फादर गम में खुद से ही सुसाइड कर लेते हैं। यहाँ सभी लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये घर छोड़ के भाग गया था, इसीलिए उसके मदर फादर ऐसे मारे गए। इसे स्कूल से भी निकाल दिया, इसके दोस्तों ने भी इसका साथ छोड़ दिया। अब ये अकेला सोल की सड़क में खड़ा हुआ सोच रहा है, मैं एक हीरो हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे सारी चीजें ऐसे खत्म क्यों हो रही हैं। तभी कोई आके इससे टकराता है और उल्टा इसी का ही मजाक उड़ाने लगता है। उसकी गर्लफ्रेंड भी हमारे हीरो का मजाक उड़ाने लगती है। ये लोग हंसी खुशी एमसी का मजाक उड़ा रहे थे तो एमसी इन लोगों की तरफ मुड़ के कहता है, हे तुम सब उदास क्यों नहीं हो, सबको एक जैसा फील करना चाहिए, सबको पता चलना चाहिए कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ। इसकी बकवास पे वो हट्टा कट्टा बंदा गुस्से में इसके बाल पकड़ते हुए इसको और भी ज्यादा गालियां देने लगता है, पर वो अपने एमसी भी हाथ आगे करता है और वो कहता है, आंसर माई कॉल सॉर्ड ऑफ ड्यूरेंट। जिसपे ये लड़की बहुत जोर जोर से हंसने लगती है और एमसी को पागल कह के इसका और भी मजाक उड़ाने लगती है। पर तभी एक जाइंट स्वॉर्ड आती है और उसके बॉयफ्रेंड को पूरी तरह से मसल देती है और एकदम से उसके बॉयफ्रेंड का बस हाथ देख के इस लड़की की हंसी चीखों में बदल जाती है। और अब अपना एमसी डिसाइड करता है, बस मेरे अकेले का उदास होना बहुत अनफेयर है, मैं एक हीरो हूं तो मुझे सबसे आखिर में उदास होना चाहिए। फिर वो अपनी जाइंट तलवार उठा के एक स्विंग करता है और उस स्विंग के अंदर से बहुत ज्यादा पावरफुल फायरी फोर्स निकलती है और ये एक टोर्नेडो का फॉर्म ले लेती है। और ये पावरफुल टोर्नेडो धीरे धीरे करके एक जाइंट से ब्लास्ट का फॉर्म ले लेता है और ये जिस भी चीज से टकरा था वो तुरंत की तुरंत ही इवेपोरेट हो रही थी। और बस कुछ ही पलों में एमसी ने पूरी की पूरी सोल शहर को इवेपोरेट कर दिया था। और अब अपने एमसी डिसाइड करता है कि इस दुनिया को वो बताएगा कि उदासी क्या होती है। पर ये सब ऐसे खत्म क्यों हो रहा है और ये सब शुरू कैसे हुआ, चलो शुरू से देखते हैं। कहानी की शुरुआत में हमारे मेन कैरेक्टर की आवाज आती है। वो कह रहा था, प्यारे मम्मी पापा, अब मेरी नॉर्मल और इंटरेस्टिंग जिंदगी को खत्म हुए पूरा 1 साल हो चुका है। जैसा कि हम देख ही पाते हैं, हमारा एमसी किसी स्कूल या कॉलेज से आ रहा है और उसे रोड क्रॉस करते टाइम पे कोई ट्रक दिखाई नहीं देता और वो ट्रक उसको उड़ा देता है। फिर हमें अपने एमसी की ही आवाज आती है जो कह रहा था, जी हाँ, पूरा 1 साल हो चुका है जब से मैं इस जादुई दुनिया में आया हूँ। शुरुआत में तो मैं बहुत ज्यादा रोया, पहले मैं किसी भी हालत में यहाँ से बाहर निकलना चाहता था। फिर मुझे एक ऐसा शख्स मिला जिसने मुझे वापस आने की एक उम्मीद की किरण दिखाई। फिर धीरे धीरे करके मैंने इस दुनिया को अपनाना शुरू कर दिया। ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ बैटलफील्ड पे हर दिन लाखों लोग मरते ही रहते हैं। मैंने धीरे धीरे करके वो सब कुछ किया जिसे मेरे दोस्त जस्टिस का नाम देते हैं। और मैंने यहाँ थोड़ा थोड़ा हिम्मत और भाईचारे के बारे में भी सीखा है, पर मुझे तो याद भी नहीं है कि मैं एक नॉर्मल पर्सन की तरह कब रहता था। मम्मी पापा, मुझे पता है कि अगर मैं ठीक से बताऊं भी तब भी आपको समझ में नहीं आएगा, पर अब मैं थोड़ा ताकतवर हो गया हूँ। लोग मुझ पे अब बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, मेरे ऊपर निर्भर रहते हैं। फिर हमें एक ऐसा सीन दिखाते हैं जहाँ पर पूरे गार्डन में फूल खिल रहे हैं। अपना हीरो रो रहा है क्योंकि उसकी बाहों में उसकी बहुत ही अच्छी दोस्त अपनी आखिरी सांसें भर रही है और उसके आखिरी शब्द भी यही रहते हैं कि इंसानियत की जीत को सुनिश्चित करो हीरो। फिर अपना हीरो कहता है, मैंने बहुत कुछ खोया और बहुत कुछ पाया भी, पर मैंने जितना खोया उससे बहुत ज़्यादा पाया है। फिर हमें दिखाते हैं ये सब कुछ हमारा हीरो अपने लेटर में लिख रहा है और वो कहता है, फाइनली अब मेरी इस लंबी और कठिन जर्नी का अंत आ चुका है। और हमें दिखाते हैं हमारा एमसी किसी तरह के डंजन बॉस के गेट के सामने बैठा है। तभी उसके पास एक लड़की आती है और वो कहती है, हीरो क्या तुम तैयार हो? तो अपना एमसी भी खड़ा होता है और सर हिलाकर हाँ कर देता है। और इस समय हमारा एमसी सोच रहा था कि मुझे नहीं पता कि मैंने ये लेटर क्यों लिखा, जबकि मैं इस लेटर को मेल भी नहीं कर सकता, पर प्लीज अब मेरे लिए दुआ करना ताकि मैं इस डीमन किंग को हराकर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में वापस लौट सकूं, ताकि मैं अपने इस साल को अपनी मेमोरीज में एक लंबे सपने की तरह रख सकूं। अब मुझे मेरे साथी बुला रहे हैं तो मुझे लिखना छोड़ना पड़ेगा और अब मैं आपसे तभी मिलूंगा जब मैं वापस आ चुका हूँगा। आपका प्यारा बेटा जो अपने परिवार और अपनी पुरानी जिंदगी को बहुत मिस कर रहा है, किम मिन सू। ये हमारे एमसी का नाम है। और वैसे क्या तुम लोगों ने ये डीमन किंग को नोटिस किया? भाई कितना शानदार लग रहा है ये। पर अब हमें इन डीमन किंग और हमारे हीरो की फाइट नहीं दिखाई जाती, हमारा सीन चेंज होता है और हमें एक शहर में घंटियां बजती हुई दिखाई देती हैं। चारों तरफ जश्न का माहौल है, सभी लोग हीरो के लिए चीयर्स कर रहे हैं। पूरे शहर को मोमबत्ती और लालटेन से जगमगा दिया गया है। चारों तरफ बढ़िया बढ़िया गाने बज रहे हैं, अच्छा अच्छा खाना सर्व किया जा रहा है। एक छोटा सा डुवर्फ अपना अल्कोहल का जग ऊपर करते हुए हंसते हुए चिल्लाता है, किंगडम की लिकर तो सच में हटके ही है।
चारों तरफ खुशी का माहौल है, पर हमारा एमसी अब भी बिना कोई इमोशन दिखाए बिल्कुल नम आंखों के साथ बस अपने बियर के जार को ही देखे जा रहा है। एक प्रिस्टेस अपने हीरो से कहती है, मेरे ख्याल से आप कल अपने वर्ल्ड में वापस जा पाएंगे हीरो। और अपना एमसी इस मग में अपना रिफ्लेक्शन देखते हुए कहता है, हाँ मैं कल अपने वर्ल्ड में वापस जा पाऊंगा। जब मैं पहली बार यहाँ आया था तब तो मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था कि ये दिन भी आएगा। तो ये प्रिस्टेस हंसते हुए कहती है कि हाँ तुम तो जब पहले यहाँ आए थे तब तो तुम बस रोते ही जा रहे थे। फिर ये प्रिस्टेस अपने एमसी को गले लगाते हुए कहती है, गुड जॉब हीरो, आपने बहुत अच्छा किया। इससे तो एमसी के भी इमोशन बदलने लगते हैं। फिर उसके ग्लास जार में बहुत सी पानी की बूंदें गिरने लगती हैं और हमें दिखाते हैं ये पानी की बूंदें नहीं, उसके आंसू हैं। ये प्रिस्टेस कहती है, आप चिंता मत कीजिए। पर अपना हीरो कहता है, मुझे अपनी फैमिली और दोस्तों की बहुत याद आ रही है। वो ड्वार्फ अपने एमसी से कहता है, ओह तो तुम दोनों के अंदर ऐसा कुछ रिलेशन है। एक पीछे से स्प्रिट कहती है, कांग्रेचुलेशन। यहाँ पर एक एल्फ कहती है, ये एक प्रीस्टेस के लिए कितने शर्म की बात है। ये सुन के वो प्रीस्टेस तुरंत दूर हट जाती है और अपना एमसी अपना मुंह फेर लेता है। तो ये सारे ही लोग बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं। ये वॉरियर जैसा दिखने वाला इंसान कहता है, वैसे क्या तुम्हारा यहाँ पर रहने का कोई प्लान वगैरह है। तो स्प्रिट भी कहती है, हाँ तुम्हें वापस जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम चाहो तो यहाँ भी रुक सकते हो। इस पे ये प्रीस्टेस थोड़ी सीरियस होने लग जाती है और वो कहती है, तुम लोगों को तो पता भी नहीं है कि हमारा हीरो उनके होम टाउन को कितना ज्यादा मिस करता है। ऐसी चीजें मत बोलो जो पॉसिबल नहीं है। तो ये सभी लोग ही शांत हो जाते हैं और वो वॉरियर भी कहता है, हाँ ये तो सच है। और ये स्पिरिट भी कहती है, हाँ पर ये थोड़ी शर्म की बात है, यहाँ पर तुम भी रुक सकते थे। फिर ये प्रीस्टेस अपने हीरो का हाथ लेती है और वो कहती है कि चलो ऐसी दुआ करते हैं कि हमारे हीरो को अच्छा भविष्य मिले, उससे भी अच्छा जितना इन्होंने हमारे लिए बचाया है। एक ग्लोरियस और खुशहाल जिंदगी इनका इंतजार कर रही हो। जिस पे ये सभी लोग अब खुश हो जाते हैं और अपने अपना खाने को एंजॉय करने लगते हैं और कहते हैं, हाँ ये तो सही है, हमारे हीरो को एक अच्छा फ्यूचर मिले। फिर हमारा सीन चेंज होता है, हमें 3 हफ्ते के बाद सोल का सीन दिखाते हैं। हमारा एमसी पूरी भीड़ भाड़ में चलती हुई रोड के बीचों बीच खड़ा है और वो कहता है, प्रीस्टेस आप गलत थी। मैंने एक पूरे जगत को बचाया है पर मैं खुद को ही नहीं बचा पाया। मैं जब वापस अपने घर पहुंचा तब किसी और ने मेरा स्वागत किया और पूछने पे पता चला कि वो यहाँ का नया ओनर है। इन 8 महीनों में जब मैं यहाँ से गायब था तब मैंने सुना कि मेरी मॉम की मौत हो चुकी है। मेरी मॉम मेरे मिसिंग होने के फ्लायर्स बांट रही थी, तभी एक कार उन्हें टक्कर मारकर भाग गई। लोग यही कह रहे थे कि मुझे अपना घर छोड़कर जाना ही नहीं चाहिए था। मेरी मॉम के मरने के बाद मेरे फादर, जिन्होंने सबके लिए खुद को ही ब्लेम किया क्योंकि वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, इसीलिए उन्होंने सुसाइड कर लिया। और अंत में उनकी डेथ न्यूज़पेपर इशू बन के रह गया और इस न्यूज़ स्टोरी के अंत में मेरी मिसिंग होने की रिपोर्ट चिपका दी गई। फिर हम दिखाते हैं कि किम अपनी फैमिली के रिमेन्स के पास आया था और वो सच में बहुत ज़्यादा रो रहा था। वो दुखी मन में ही अपने को बताता है कि पुलिस ने उसे एक मिसिंग टीनेजर की तरह क्लासिफाई किया है और वो बताता है कि उसे स्कूल से एक्सपेल कर दिया था और एक्सपेंसल को कैंसिल कराने के लिए वो जब स्कूल पहुंचा तो टीचर इसी के ऊपर चिल्लाने लगे और वो सब मुझे ही पापी कह रहे थे कि मैंने ही अपनी मदर फादर को मारा है और मैं अब एक ऐसा पर्सन बन चुका हूँ जो अपने दोस्तों के बीच फिट नहीं हो सकता। और वो याद करता है कि कैसे उसके दोस्त ने उससे सॉरी कहते हुए कहा था कि मेरी मॉम ने कहा है कि मैं अब तुमसे ना मिला करूं और वैसे हम इतने भी अच्छे, मेरा मतलब कि अब मैं कोई हाई स्कूलर तो नहीं हूं, मैं भी बहुत बिजी रहता हूं, समझने की कोशिश करो। पर अपना एमसी समझ जाता है कि कोई भी सच में मेरी मदद नहीं करना चाहता और अब मैं एक ऐसा बच्चा बन गया हूं जो अपने ही पेरेंट्स पे एक श्राप बन चुका है। एक बंदा एमसी को पीटते हुए कहता है, तेरी वजह से मेरा छोटा भाई मारा गया, आखिर तू किस दुनिया में ही चला गया था। एक बच्ची उसको रोकते हुए कहती है, तुमने अपनी फैमिली को एक कॉल भी नहीं किया और उन्हें ऐसे ही मरने दिया। ये बच्ची अपने एमसी के पास बैठते हुए कहती है, चले जाओ यहाँ से, अगर तुम ऐसे ही ट्रीटमेंट हर जगह रिसीव नहीं करना चाहते तो यहाँ से चले जाओ और वापस कभी मत आना। और वैसे भी तुम ही वो रीजन हो जिसकी वजह से हमारी पूरी फैमिली बैंकरप्ट हो गई है। तो अब अपना एमसी बेघरों की तरह बेंच पर सो रहा है और वो सोचता है कि हमारी फैमिली बहुत ही ज़्यादा एवरेज फैमिली थी, तो अब मेरे पास कोई पैसे भी नहीं बचे हैं। फिर वो धीरे धीरे करके अपनी टूटी फूटी हालत में ही खड़ा होता है और अपनी पॉकेट में चेक करता है। वहां से उसे कुछ चिल्लड़ मिलती है जिसे देख के अपना एमसी कहता है कि ऐसा नहीं है कि मेरे पास बस पैसा ही नहीं है, मेरे पास कोई फैमिली नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, मेरे पास अब कोई सोशल लाइफ नहीं बची, अब इस दुनिया में मेरी कोई एग्जिस्टेंस भी नहीं है। वो रोते हुए आसमान को देखता है और वो कहता है, आखिर ये क्या है, एक सपना
क्या ये कोई डरावना सपना है? मैंने एक दुनिया को बचाया है। मैंने इतनी सारी जिंदगियां बचाई हैं जब उन्हें मेरी जरूरत थी। मैं अपनी जिंदगी को खतरे में डाल के वापस आया हूँ। फिर भी सबने मुझे क्यों छोड़ दिया? अपना एमसी बस बीच गली में खड़ा ही हुआ होता है, तभी एक हट्टा कट्टा मैन आके खुद ही टकरा जाता है अपने एमसी से और वो कहता है, व्हाट द फक, आखिर तू गली में बीचों बीच खड़े खड़े कर क्या रहा है? वो एमसी की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है, लगता है तू जरूर पिटना चाहता है। इसके बगल में खड़ी हुई एक लड़की ठड़ा के मार मार के हंसने लगती है और वो कहती है, हाँ, तू फिर शुरू हो गया, जाने दे उसे, वो देखने से पहले से इल्यूजन लग रहा है। जिसपे ये बंदा कहता है, हाँ तुम्हारी बात तो सही है। फिर वो अपने एमसी से कहता है कि तुझे खुद को लकी समझना चाहिए कि मेरी गर्लफ्रेंड को तू थोड़ा फनी लग रहा है, इसीलिए चल मैं तुझे जाने देता हूँ। जिसपे उसकी गर्लफ्रेंड और भी ज्यादा हंसने लगती है। फिर अपना एमसी अपना उदास चेहरा लिए इनकी तरफ घूमते हुए कहता है, तुम लोग उदास क्यों नहीं हो? जिसपे ये बंदा भी कहता है, क्या बोला तूने? फिर उसकी आंखों में फिर आंसू भरने लगते हैं और वो कहता है, क्या तुम इसीलिए उदास नहीं हो क्योंकि तुमने दुनिया को नहीं बचाया? जिसपे ये बंदा बहुत गुस्सा हो जाता है और वो कहता है, ये मछली सी आंखों वाला क्या कह रहा है? फिर अपना एमसी कहता है, मुझे अब याद आया, मैं क्या करना चाहता था। हाँ, मैं चाहता था कि सब लोगों को वैसा फील हो जैसा मुझे हो रहा है। फिर ये बंदा अपने एमसी का मुंह पकड़ लेता है और उसके बाल खींचने लग जाता है और वो कहता है, ये मिडिल स्कूल सिट क्या बकवास किया जा रहा है? क्या तू चाहता है मैं तेरा मुंह खोल दूं? फिर अपना एमसी अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, आंसर माई कॉल सॉर्ड ऑफ ड्यूरेंट। ये सुनकर उसकी गर्लफ्रेंड अपना पेट पकड़ के और भी जोर जोर से हंसने लग जाती है और वो अपने एमसी के गालियां देते हुए बहुत बुरे तरीके से मजाक उड़ाने लगती है। पर तभी एक जाइंट सॉर्ड आके उसके जाइंट बॉयफ्रेंड को कुचल देती है और उसका खून सीधा उसकी गर्लफ्रेंड पे जाके गिरता है और उसके बॉयफ्रेंड का बचा हुआ हाथ देख के उसकी हंसी चीखों में बदल जाती है। और यहाँ अपना एमसी एक नाइट के अंदर ट्रांसफॉर्म होने लगता है और वो अपने आंसू पोंछते हुए कहता है, एकदम सही, सब उदास हो जाओ। ये बहुत अनफेयर होगा जब मैं अकेला ही उदास रहूं। आखिर मैं एक हीरो हूं, अगर उदास होना ही है तो मुझे वो आखिरी पर्सन होना चाहिए। फिर वो अपनी तलवार को लेता है और जोरों से गुस्से में चिल्लाता है, मुझे रिवॉर्ड मिलना चाहिए था। फिर वो अपनी तलवार को उठाता है और उसकी तलवार बहुत जोर से चमकने लगती है और वो अपनी तलवार को बहुत तेजी से स्विंग करता है। इसकी तलवार से इतनी हीट वेव्स निकलने लगती हैं कि चारों तरफ बहुत ही बड़ा भवंडर बनने लगता है। इस भवंडर की चपेट में सड़क, कार, बिल्डिंग, जो कुछ भी आता तुरंत की तुरंत ही राख बन जा रहा था। देखते ही देखते हमारे एमसी का एक छोटा सा स्विंग बहुत ही तेजी से बड़ा होता जा रहा था। यहाँ एक सेकेंड से भी कम समय में किसी न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह एमसी ने एक स्विंग में पूरा का पूरा शहर इवेपरेट कर दिया था। और इस तबाही के बाद हमारा एमसी, जो कि अब पूरी तरह से अपने नाइट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुका था, वो कहता है कि एक हीरो ने दुनिया बचाई और फिर वो हंसी खुशी अपनी फैमिली के साथ रहने लगा। इसे ऐसे ही खत्म होना चाहिए था। फिर हमें बताया जाता है कि कैंगसी हो का रीजन सिटी ऑफ सोल इवेपरेट हो गया है। अब ये कैंगसियो का रीजन क्या है, इसके बारे में तुम्हें बाद में पता चलेगा। अपने एमसी की इस तबाही के बाद हमें 3 हफ्ते के बाद का सीन दिखाते हैं। हमें गैंगयांग प्रोविंस के आउटस्कर्ट यानी बाहरी एरिया का सीन दिखाते हैं। यहाँ मेन रोड पे बहुत ही भारी ट्रैफिक जाम लगा हुआ था। दूर दूर तक बस गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आ रही थी और हमें बताया जाता है सभी लोगों ने एक ना एक बार इस दुनिया के अंत के बारे में तो सोचा ही होगा, भले ये न्यूक्लियर वॉर की वजह से, किसी नेचुरल डिजास्टर की वजह से और या फिर किन्हीं भूतों की वजह से। फिर हमारा सीन यहीं पर चेंज होता है। हमें किसी जुंगसुक पार्क को दिखाते हैं। देखने से तो कोई ऑर्डिनरी कैरेक्टर लग रहा है, पर हो सकता है कि आगे कोई इंपॉर्टेंट बन जाए। और वो इस समय अपनी फैमिली में बहन, मम्मी और शायद अपने कांपते हुए ग्रैंडपा के साथ कहीं तो जा रहा है। उसकी मम्मा कहती है कि यहाँ इतना ज्यादा ट्रैफिक है कि गाड़ी मुश्किल से आगे बढ़ रही है। यहाँ इस छोटी सी बच्ची के आंसू बहने लगते हैं और वो रोते रोते अपने भाई से कहती है, भाई हम कहाँ जा रहे हैं और हम पापा को पीछे क्यों छोड़ा है? तो इसका भाई उसके फादर के मैसेज को याद करता है, जहाँ पर उसके फादर ने लिखा था कि तुम लोग साउथ की तरफ आगे बढ़ो और हम बुसान में मिलेंगे। तो उसका भाई अपनी छोटी बहन को समझाने लगता है कि तुम चिंता मत करो, हम फादर से ही मिलने जा रहे हैं, फादर हमसे पहले आगे बढ़ चुके हैं और तुम अपने आंसू पहुंच लो क्योंकि मम्मी अभी ड्राइव कर रही है ना, तो उन्हें परेशान मत करो। फिर हमें राइटर की आवाज आती है। वो कहता है कि सबने अलग अलग तरह से इस दुनिया को खत्म होते हुए इमेजिन किया है, पर किसी ने भी नहीं सोचा कि दुनिया ऐसे खत्म होगी।
फिर हम दिखाते हैं एक कॉप आके अनाउंसमेंट करता है कि हीरो बहुत तेजी से इसी तरफ आ रहा है, तो हम लोगों के पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है, तो सभी लोग अपने पैरों से ट्रेवल करना शुरू करो, अपनी व्हीकल्स को यहीं छोड़ दो और लाइन बना के आगे बढ़ो। और मेरा निवेदन है कि सभी लोग सोल्जर्स और पुलिस का ऑर्डर फॉलो करेंगे। तो सभी लोग व्हीकल से अब नीचे आने लगते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। ये सब होता देख के जुनसू की मम्मी उससे कहती है कि तुम दाविन का ध्यान रखना, अगर हम एक बार अलग हुए तो यहाँ कोई रास्ता नहीं है कि हम वापस मिल भी पाएंगे। तो जुनसुंग भी इसके लिए हाँ कर देता है और ये कॉप फिर से रिपीट करता है कि मैं फिर से अनाउंस कर रहा हूँ, हीरो इसी तरफ बहुत तेजी से आ रहा है, तो सभी लोग अपने व्हीकल्स को छोड़ दो। अगले ही पल इसी के ऊपर कोई व्हीकल छोड़ देता है और ये मौके पर ही वही मसल दिया जाता है। ये देख के तो सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और ये कांपती आवाज में कहते हैं क्या उसने तो किसी को मसल के रख दिया। फिर राइटर हमें बताता है कि ये दुनिया अब अपने अंत के करीब आ रही है एक हीरो की वजह से। तो अब चारों तरफ हाहाकार मचने लगता है, लोगों को जहां रास्ता दिखे सब भागने लगते हैं। यहाँ उसकी बहन बहुत तेजी से थक चुकी है और वो कहती है कि भाई थोड़ा धीरे चलो। तो उसका भाई उसे गोद में ले लेता है और उससे कहता है कि दाबिन मुझे टाइटली पकड़ के रखना, अगर तुम गिर गई तो तुम्हें बहुत ज्यादा चोट लग सकती है। तो अब सभी लोग अलग अलग डायरेक्शन में भागने लगते हैं। सबको पता है कि बस एक डायरेक्शन को छोड़ के इन्हें किसी भी डायरेक्शन में भागना है, क्योंकि उस एक डायरेक्शन में हमारा हीरो खड़ा है। वो सामने देखता है कि सभी इंसान कीड़े मकोड़ों की तरह इधर उधर बिखरते हुए जा रहे हैं। ब्रिज के नीचे सभी लोग अपनी मेहनत की कमाई, काम धंधा, घर सब कुछ छोड़ छोड़ के अपनी जान बचा के किस तरह से भागते जा रहे हैं। और हमारा हीरो ये देख के कहता है कि क्या ये लोग इसीलिए स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि इन लोगों को ये उम्मीद है कि ये जिंदा बच के जा सकते हैं। कितना घिनौना है ये, मुझे इन लोगों से बहुत घिन आ रही है जो लोग ये सोच रहे हैं कि वो यहाँ से जिंदा बच के जा सकते हैं, जबकि उनके आसपास के लोग पहले ही मर रहे हैं। वो अपनी तलवार उठा के छलांग लगाते हुए चिल्लाता है कि मैं इन सबको मार दूंगा। दूसरी तरफ दाविन और उसका भाई बहुत तेजी से भाग रहे हैं, पर दाविन उसकी बहन को उठा उठा बहुत ज्यादा थक रहा है क्योंकि उसकी बहन अब थोड़ी तो बड़ी हो चुकी है। तभी पीछे से कोई उसको धक्का मार के आगे बढ़ने लगता है और इससे उसकी बहन का टेडी गिर जाता है। और अब तुम लोगों को तो पता ही होगा, जब भी किसी भागते हुए बच्चे का टेडी पीछे गिरता है तो उसके साथ क्या होता है। ये बच्ची भी अपनी नौटंकी आने लगती है और वो अपने भाई की गर्दन खींचने लगती है और उसके बाल पकड़ने लगती है और चिल्लाने लग जाती है, भाई भाई रुको रुको रुको, बनी 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 पीछे गिर गया कार के नीचे। तो जुंगसुक कहता है दाबिन अभी सबके लिए टाइम नहीं है। तो यहाँ दाबिन रोने लग जाती है कि मेरे डैड ने वो डॉल मेरे लिए ली थी। तो ये सुन के ये बच्चा पिघल जाता है। और मैं तुम्हें बताऊं, अगर कोई बच्चा ऐसे मोमेंट पे पिघल रहा है ना तो उसके सर पे जरूर तबाही आने वाली है। यहाँ जुनसु अपने पास्ट को याद करता है जहाँ उसके फादर बहुत रेयरली घर पे आते थे और इस बार वो दाविन के 6th बर्थडे पे आए थे। और इस बार वो दाविन के 6th बर्थडे पे अपने साथ ये डॉल लेके आए थे, जिस डॉल को लेके दाविन बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। तो अब जुनसु दाविन को कार पे बैठाता है और उससे पूछता है कि कौन से कार के नीचे है तुम्हारा बनी। तो दाविन इशारा करके बताती है। तो ये भी जब देखने लगता है तो उसे भी वो कार दिख जाती है। फिर वो दाविन से कहता है कि अपनी ग्रैंडमा और मदर के ऊपर नजर रखना, जैसे ही हम डॉल लेके आऊंगा हम तुरंत ही उनके पीछे चलेंगे। फिर ये पीछे की तरफ भागने लगता है और कोई इस बच्चे पे ध्यान भी नहीं देता क्योंकि सभी लोगों को अपनी जान बचाने की फिक्र है। देन ये बच्चे भी जाने लगता है और वो अपनी उसी कार के नीचे जाता है और वहीं पे देखने लगता है। उसे सामने ही वो डॉल भी दिख जाती है। वो उस डॉल की तरफ हाथ बढ़ाते हुए आगे खिसकने लगता है और दूसरी तरफ हीरो भी हमला करने के लिए तैयार है। इस तरफ ये बंदा उस डॉल को पकड़ने लगता है तो इस फुद्दू से वो डॉल और भी पीछे चली जाती है। यहाँ हीरो अपनी तलवार उठा के पूरी तरह से तैयार हो चुका है और वो चिल्लाता है चलो सब साथ में दुखी होते हैं। और अब ये धीरे धीरे करके उस डॉल को पकड़ ही लेता है और वो कहता है चलो ये मिल गया। पर यहाँ दूसरी तरफ हमारे हीरो ने अपनी खतरनाक तलवार को स्विंग कर दिया है और इस तलवार से ज्यादा इसकी अटैक पावर खतरनाक है क्योंकि ये स्विंग जिस भी चीज से टकराता है वो 2 भागों में बढ़ जाती है। इंसान, कार, बिल्डिंग सब एक स्लैश में कट जाता है और अब बिल्डिंग्स की नींव ही टूट चुकी हैं तो वो खड़े खड़े क्या ही कर लेंगी, वो भी अब धर धर करके नीचे गिरने लगती हैं। और हमें किसी के हाथ में एक टेडी को दिखाते हैं जो कि अब भी हिल रहा है और हमें दिखाते हैं कि ये बच्चा अभी तक अच्छे से जिंदा है। पर वो जब सामने देखता है चारों तरफ खून, लाशें, बिल्डिंग्स का मलबा, इन शॉर्ट तबाही, और ये सब देख के उसके मुंह से सिर्फ एक ही लाइन निकलती है, व्हाट द हेल। पर तभी वो बहुत ज्यादा पैनिक करने लगता है और वो एकदम से आगे बढ़ने लगता है। जहां पर वो दाविन खड़ी थी वो देखता है कि वहां तो कोई नहीं है। वो कहता है दाविन, मॉम, ग्रैंडमा, कहाँ हो सब लोग। पर तभी वो कुछ नोटिस करता है कि जैसे उसने पैर के नीचे कोई टमाटर कुचल दिया है। पर जैसा कि तुम समझ ही सकते हो कि इस टाइम पे कहीं से टमाटर तो नहीं आ सकता। वो जब नीचे देखता है तो वहां एक छोटी सी बच्ची का हाथ होता है। ये देख के तो उसकी मानो आत्मा ही टूट चुकी है। वो नो नो करते ही दाविन को आवाज लगाने लगता है और वो सारा मलबा वहां से हटाने लगता है। और वहां वो देखता है कि दाविन के कपड़े, जूते और एक खून से सना ग्राउंड। और बस अब वो अपने आंसू नहीं रोक पाता और वो कहती दाविन दाविन और उसे उल्टी जैसा मन होने लगता है। तभी उसके पीछे से हीरो चलते हुए आता है और ये जब पीछे मुड़ के देखता है तो उसे अपने हीरो ही दिखाई देता है। वो कहता है
तुम्हारी आंखें तो सच में बहुत सुंदर हैं। फिर जुनसू रोते हुए कहता है तुम ही हीरो। पर अपने हीरो इसे इग्नोर करते हुए कहता है कि ये आंखें उसी के पास हो सकती हैं जिसने अपना सब कुछ खो दिया हो, बिल्कुल मेरी तरह, बिना किसी सपने और उम्मीद के, बिल्कुल मेरी तरह। पर अब जुनसू यहाँ बहुत गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में चिल्लाता है, मैंने पूछा क्या ये सब कुछ तुमने किया है? तो हीरो कहता है एकदम सही। जिसपे ये बंदा आसपास देखता है तो वहां पर उसे एक रोड मिलती है, वही उठा के वो कहता है कि कमीने मैं तुझे मार दूंगा, और वो यही चिल्लाते हुए इसकी तरफ आगे बढ़ जाता है। और जैसा कि तुम समझ ही सकते हो ये चिकन हीरो के सामने क्या ही कर लेगा। तो हीरो उसे एक ही हाथ से पकड़ लेता है जिसपे इसकी भी चीख निकल जाती है और ये भी समझ जाता है कि वो रोने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वो रोते हुए चिल्लाता है मैं तुझे मार दूंगा मार दूंगा मार दूंगा। और यहाँ हमारा हीरो अपनी डार्क टोन में कहता है और तुम ये कैसे करोगे? और इस समय हमारे हीरो ने अपनी तलवार को पूरी तरह से चार्ज कर लिया था और एकदम से उसकी जाइंट तलवार इसके आर पार निकल जाती है और जुनसुक की बॉडी रोते रोते थम जाती है और हमें जुनसुक के आखिरी शब्द सुनाई देते हैं, क्या मैं बिना कुछ किए इस तरह ऐसे ही मरने वाला हूँ? फिर वो अपने मन में माफी मांगने लगता है अपनी बहन से, अपने मम्मी पापा से, अपनी ग्रैंड माँ से। वैसे क्या तुम लोगों को ये सीन देख के ऐसा नहीं लग रहा कि किसी नए हीरो का जन्म होने वाला है? तुम लोग गलत तो नहीं हो। हमारे इस जंगसू की आंखें कहीं और खुलती है, कोई उसे आवाज लगाता है हीरो हीरो जाग जाओ, अपने होश में आओ। वो जब आंखें खोलता है तो उसे धुंधली आंखों में कोई छोटी बच्ची जादूगरनी जैसी ड्रेस में कह रही थी कुछ, तो उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो अपनी आंखें साफ करता है तो उसे साफ साफ वो लड़की दिखाई देती है जो जुनसुक को जागा हुआ देख के भगवान का शुक्रिया करती है कि हीरो जाग गए। और अब जुनसुक अपने आप को किसी अनजान जगह पाता है और वो समझ गया था कि अब मैं वही हीरो बन चुका हूँ जिससे मैं सबसे ज्यादा नफरत करता था। फिर हमें अर्थ पे हीरोज की मचाई हुई तबाही के 1 साल के बाद का सीन दिखाते हैं। गवर्नमेंट गिर चुकी है और यहाँ बस एक ही सर्वाइवर जिंदा है, हमारा हीरो। नरेटर बताता है कि बिल्कुल किम सो मिंग की ही तरह उस टाइम पीरियड के दौरान जो लोग भी मिसिंग डिक्लेयर किए गए थे वो अब हीरोज बनकर वापस भी आए। वो कुल 9 हीरोज थे और उन 9 हीरोज ने पूरी दुनिया को अपना साम्राज्य बनाना चाहा और अब इस दुनिया के 9 टुकड़े हो चुके हैं और इन टुकड़ों पर हीरोज का राज चलता है। ये सारे टुकड़े एक साथ जुड़े हुए हैं पर एक गोलम साम्राज्य जो कि पूरी तरह से समुद्र से घिरा हुआ है। और हमारा नरेटर बताता है कि सभी हीरोज ने जमीन को आपस में बांट लिया बस किम सो मिंग को छोड़कर, और आज ये दुनिया कुछ ऐसी है। फिर हमें जुनसू आइलैंड को दिखाते हैं जो कि गोलम हीरो की टेरिटरी है जहां एक पत्थर की आंख ने पूरे चांद को ढक रखा है। अब धीरे धीरे करके सुबह होने लगी है और ये आंख अपनी आंख को ओपन करती है। एक 4 दीवारी के अंदर बहुत सारे लोग छोटे छोटे बिस्तरों में सो रहे हैं। हमारा सीन इन्हीं में से एक लड़की पे जाता है जो कि बार बार कह रही थी मैं मरना चाहती हूँ, मैं मरना चाहती हूँ। ये सुन के बगल में लेटी हुई लड़की बहुत घबरा जाती है और वो इसकी तरफ मुड़ते हुए कहती है ऐसी चीजें बोलना बंद करो, तुम हम सबको मरवा दोगी। जिसपे ये लड़की कहती है तुम मर जाने दो हमें, आखिर हमें ऐसी दुनिया में जी के भी क्या करना है। ये सुन के इस लड़की की आंखों में आंसू होने लगते हैं और ये रोते हुए आवाज में कहती है ऐसी चीजें बोलना बंद करो, हम इस आइलैंड पे भागते हुए इसीलिए आए थे क्योंकि हम जीना चाहते थे। ये सुन के ये लड़की बिस्तर को अपने मुंह पे रख लेती है और वो कहती है कि पर मैं ऐसे नहीं जीना चाहती। तो दरवाजे पे एक बैंग की आवाज आती है जैसे किसी ने लात मार कर दरवाजा खोला हो और वहां से एक गोलम जैसा हाथ अपनी उंगलियों पे चलते हुए आता है। उसके अंदर से रोबोटिक आवाज आ रही थी काम करने का समय हो गया, सभी लोग उठ जाओ, जीना चाहते हो तो जाग जाओ, काम करने का समय हो गया। और ऐसी आवाज बार बार रिपीट होने लगती है। सभी लोग जाग के अपना बिस्तर लगा लेते हैं और धीरे धीरे करके लाइन बना के आगे बढ़ने लगते हैं। ये रोबोटिक हाथ सबको काउंट करने लगता है और यहाँ ऐसी एक ही बिल्डिंग नहीं होती, ऐसी बहुत सी बिल्डिंग होती है और वहाँ ऐसे बहुत से रोबोट होते हैं जो कि एक ही बात दोहरा रहे थे कि जीना चाहते हो तो जाग जाओ, काम करने का समय हो गया। और अब ये सभी लोग एक तरीके के फील्ड में जमा होने लगते हैं। लोग ठंड से कांप रहे हैं और उस लड़की के आंखों में बिल्कुल भी जीने की चाह नहीं बची है। फिर हमें दिखाते हैं कि कोई बंदा आता है जिसके आगे ये सारे हाथ झुक जाते हैं और ये बंदा इन हाथों को सीढ़ियां बनाते हुए एक स्टेज जैसी जगह पे आ जाता है। और यार जैसा इसे देख के लग ही रहा है ये वही है दी गोलम हीरो श्यांग वू जियोन। फिर ये गोलम हीरो एक चुटकी बजाता है जिससे ये सारी मिट्टी एक पॉइंट पर जमा होने लगती है और ये पॉइंट होता है आसमान में और इस पॉइंट पे ये सारी की सारी मिट्टी किसी तरह के स्पीकर में ट्रांसफॉर्म होने लगती है। और हमें दिखाते हैं ऐसे ही 2 स्पीकर बन जाते हैं। एक स्पीकर में से एक माइक निकलता है जिसे ये बंदा भी कैच कर लेता है और वो कहता है सभी लोगों से
तो सभी लोग, एक नया दिन शुरू हो चुका है। आज के 2 मिशन हैं, लड़कियां खाना जमा करेंगी और आदमी सेज टावर में कंस्ट्रक्शन वर्क करेंगे। पर सारे लोग ये सब कुछ सुनने के बाद भी बिल्कुल ही डर लग रहे थे, कोई कुछ भी नहीं कहता। जिसपे ये हीरो भी रुकता और वो कहता है, हे तुम सभी लोग मरे मराए लोगों की तरह क्यों लग रहे हो कि जैसे तुम कोई काम करना ही नहीं चाहते। जिसपे वो लड़की जो पहले ही मरना चाहती है वो कहती है, ऑब्वियसली कोई भी तेरे जैसा पीस ऑफ शिट के साथ काम नहीं करना चाहता। पर शायद इसने इसकी बात को सुना ही नहीं। ये कहता है कि तुम सबको तो मेरे ऊपर ग्रेटफुल होना चाहिए। अगर तुम किसी बाकी वैम्पायर या फेथ हीरोज की टेरिटरीज में जाते तो तुम तो चलते फिरते खून के झोले या फिर कोई क्रेजी रिलीजियस पीपल बन जाते, या हो सकता है तुम बस कोई एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट ही बन के रह जाते। पर इस पे भी कोई कुछ नहीं कहता। चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा ही छा जाता है, जिसपे अब इसकी बहुत किलस जाती है और इसे बहुत गुस्सा आने लगता है। वो अपनी उंगली से फ्लिक बनाता है और वो कहता है कि लगता है मैं रिसेंटली कुछ ज्यादा ही नाइस बन रहा हूँ। और ये देख के सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, सबका मुंह फटा का फटा ही रह जाता है और ये लोग चिल्लाते हुए पीछे भागने लगते हैं। क्योंकि हमें दिखाते हैं जैसे इस बंदे ने फ्लिक बनाई थी वैसे ही फ्लिक अभी सारे रोबोट्स ने बनाई थी। और जैसे ही ये हीरो अपनी फ्लिक छोड़ता है सभी गोलम्स भी फ्लिक करते हैं, पर उन गोलम्स के हाथों से एक लेजर जैसा कुछ निकलता है। लोग यहाँ नो नहीं करते रह जाते हैं, पर वो फोर्स तो इन लोगों की बॉडी को छेद के आर पार निकल जाता है। यहाँ जो लड़की मरना चाहती थी वो तो नहीं मरती, पर जो नहीं मरना चाहती थी वो लड़की यही मारी जाती है। वो कहती है सोमिन, और यही कहते हुए वो मारी जाती है। और ये लड़की अब उसकी आंखें बंद करते हुए कहती है, तुम्हारा हम सबको मारने से क्या मतलब था, मैं तो अब भी अकेली सर्वाइवर बच गई। अब ये हीरो एक और फ्लिक बना के सबको काम पे लगने का बोलता है, तो सारी लड़कियां अब चुपचाप यहीं पे ही काम पे लग जाती हैं। और ये सभी लड़कियां काम कर रही थी, यहीं पे वो लड़की भी होती है जो कि अपने हाथों को अपने फूंक से गर्म कर काम को कंटिन्यू करती है। तभी उसके पास एक ओल्ड ग्रैनी जैसी कोई आंटी सी आती है और जाके उसकी बास्केट में अपने भी फ्रूट्स को डाल देती है। और ये देख के ये लड़की भी कहती है, ये तो वहाँ पे वो ग्रैनी कहती है, तुम्हारा नाम सोमेन है क्या, तुम इतनी जवान लड़की हो फिर भी इतने कठिन समय से गुजर रही हो। तो ये लड़की कहती है, माफ करना। जिसपे वो ग्रैनी कहती है कि तुम्हें देखने से ऐसा लग रहा है कि सुबह जो हुआ उसके बाद तुम्हारी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, क्या तुम थोड़ी देर वॉक पर जाना पसंद करोगी, ये फ्रूट्स तुम्हारे कोटा को फिल कर देंगे। तो ये लड़की कहती है, पर आपका क्या ग्रैंडमा। जिसपे ये ग्रैनी हंसते हुए कहती है कि इस बूढ़ी औरत ने पूरी जिंदगी टैंगलिंग्स को ही पिक करने में बिता दी है, ये मेरे लिए कुछ नहीं है, तुम जाओ। जिसपे ये लड़की थैंक यू कह के बास्केट में से एक फ्रूट उठा लेती है। तभी वो ग्रैनी ऊपर की तरफ इशारा करती है और वो कहती है कि उस चीज से बच के रहना। और ये लड़की जब ऊपर मुंह करके देखती है तो सामने ही एक आंख होती है जो सभी के ऊपर नजर रख रही थी। फिर हमें इस लड़की को वॉक पर जाते हुए दिखाते हैं और ये लड़की चलते चलते एक समुद्र के पास ही आ गई होती है। और ये लड़की सोचती है, जब भी मुझे सफोकेटेड फील होता है तो मैं जैसे ही ओशियन को देखती हूँ तो मुझे अच्छा लगने लगता है, शायद इसीलिए मेरे दिमाग में जीजू आइलैंड पे भाग के आने का प्लान आया था। फिर ये फ्रूट खाते खाते ही वहीं पर ही रोने लग जाती है और वो रोते रोते वहीं पर ही बैठ जाती है। वो रोते रोते कहती है, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे पीछे खड़ी थी, मेरी वजह से ही तुम्हारी जान चली गई, तुम मर रही थी उस समय भी मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मुझे माफ करना। ये लड़की नॉन स्टॉप बस रोई जा रही होती है। तभी बुशेस में से, झाड़ियों में से आवाज आती है। तो ये लड़की भी हैरानी से उस तरफ देखती है तो वहां पर एक सोल्जर जैसे कपड़े पहने कोई था। वो कहता है, हे तुम्हारे पास कोई खाना वाना है। फिर हमें थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाते हैं। यहाँ बहुत सारे खाली रैपर्स दिखाते हैं क्योंकि इस सोल्जर ने खाते खाते सब कुछ खाली कर दिया होता है। और ये लड़की कहती है, मेरे पास बस इतना ही है। पर तभी ये सोल्जर ये सभी खत्म करते हुए कहता है, हे पर मुझे पता है कि तुम्हारे लिए थोड़ा डेंजरस हो सकता है, पर तुम्हारे पास क्या कोई और खाने का जुगाड़ है। मेरे क्रू मेंबर्स अब भी शिप पर है, मैं बाहर खुद से खाना ढूंढने के लिए आया हूँ। तो ये लड़की थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है, माफ करना अगर मैं पकड़ी गई तो। फिर तभी इसको कुछ रियलाइज होता है और ये सोल्जर से कहती है, अगर मैं तुम्हारे लिए फिर से खाना लाके तुम्हारी भूख मिटा दूं तो क्या तुम फिर से हीरो से फाइट करोगे। तो ये सोल्जर कहता है, हमें फाइट करनी पड़ेगी अपनी आखिरी सांस तक, और जब हम खाना खा के थोड़ी शक्ति गैदर कर लें तो हो सकता है कि हम इस आइलैंड को तो एटलीस्ट वापस ले ही लें। तो फिर ये लड़की ऊपर आसमान में उड़ती हुई उस आंख की तरफ देखते हुए सोचती है, अगर मैं जंगल के रास्ते से भागते हुए जाऊं तो हो सकता है कि मैं इस आंख के देखने से पहले ही यहाँ पर वापस आ पाऊं। फिर ये लड़की पूरे जोश से सोल्जर से कहती है कि प्लीज इस आइलैंड को हमारे लिए रिकवर करना, क्योंकि मैं अपनी जान को दांव पर लगा के तुम्हारे लिए खाना लेके जाने वाली हूँ। फिर हमें इस लड़की को भागते हुए दिखाया जाता है और हमें दिखाते हैं कि ये लड़की अपने खाने का कोटा लेके आ चुकी है। फिर लड़की भागते भागते हाफने लगती है और वो अपने दोस्त को याद करते हुए सोचती है कि वो रीजन जिसके लिए मैं मरना चाहती थी वो ये नहीं है कि मैं सच में मरना चाहती हूँ, बल्कि मैं एक ऐसा जीवन नहीं जीना चाहती जहाँ मैं एक ही जगह पे बंद रहूं।
मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए जिसमें मैं एक ही पिंजरे में बंद रहूं, इसीलिए अब मैं रिबेल करने वाली हूँ। और ये धीरे धीरे करके उसी बीच पे आने लगती है और वो आके क्या देखती है, वो गोलम हीरो सामने ही खड़ा है जो इस लड़की को देखते हुए कहता है लो एक और चूहा आ गया। और इसे देख के तो उसकी फ्रूट बास्केट नीचे गिर जाती है और सामने उस गोलम हीरो ने सारे सोल्जर्स को वहां पर पकड़ के बिल्कुल ही मसल दिया होता है। तभी इस लड़की के पीछे भी एक हाथ आता है जिससे ये लड़की भी बहुत हैरान हो जाती है, पर ये कुछ कर पाती है उससे पहले वो हाथ इसे पकड़ लेता है। ये बस चीखती चिल्लाती रह जाती है और ये कहती है कैसे, उस आई बॉल ने तो इस एरिया को बिल्कुल ऑब्जर्व किया भी नहीं है। तो ये लड़का कहता है क्या तुम्हें क्या लगा वहां ऊपर सिर्फ एक ही आई बॉल है। तभी ये बंदा कहता है इनविजिबिलिटी मोड रिलीज। और बस इतना बोलते ही पूरा आसमान उन्हीं जैसी आंखों से भर जाता है और ये कहता है टड़ा। फिर ये बहुत जोर जोर से हंसने लगता है, हंसते हंसते कहता है मैं तो बस तुम लोगों के साथ थोड़ा खेल रहा था, ऐसे ज्यादा मजा आता है ना। जिसपे ये लड़की अब इसको बहुत जोर जोर से गालियां देने लगती है। इस पे ये बंदा और भी ज्यादा मजे लेने लगता है और वो हंसते हुए कहता है कि तुम्हें अपनी कमजोरी पे दोष देना चाहिए, अगर तुम्हें लगता है कि ये अनफेयर है तो बस एक हीरो बन जाओ। फिर वो अपने हाथ को और भी तेजी से जकड़ते हुए कहता है और या फिर जब हम सफर कर रहे थे तब किसी को हमें सहारा देना चाहिए था। और हमें दिखाते हैं इसके करने की वजह से ये गोलम हाथ भी बहुत जोर से इसको जकड़ने लगता है और इससे इसकी भी चीखें निकालने लग जाती है। ये भी बहुत जोर जोर से रोने लग जाती है, इसको गाली देने लग जाती है, किसी को मदद के लिए बुलाने लग जाती है। और हमें दिखाते हैं कि मदद आ भी जाती है, ऊपर से बहुत सी तारों जैसी लाइट चमकती है और एक जोरदार लाइट नीचे आके जमीन पे गिरती है जिसने पूरी जमीन को ही तोड़ के रख दिया था। ये गोलम वाला बंदा भी अपने हाथ से खुद को डिफेंड करता है। थोड़ा मामला शांत होने के बाद ये धीरे धीरे करके अपनी आंख खोलता है, चारों तरफ बिल्कुल धुआं ही धुआं फैल रखा था, पर तभी यहाँ से किसी की शैडो बाहर आती है और ये होता है जुंगसो पार्क। हाँ, ये वही है जिसे अपने हीरो ने मार दिया था, जिसकी पूरी फैमिली को ही मार दिया था, मतलब कि दाबिन आबिन का वो बड़ा भाई वही है ये। इसे देख के इस लड़की की आंखों में एक उम्मीद नजर आने लगती है और ये बंदा कहता है आखिर अब ये कमीना कौन है। और चलो इस एपिसोड को अब यहीं पर ही खत्म करते हैं। तो अब तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम लोगों को ये सीरीज कैसे लगी है, क्या मैं इसको कंटिन्यू करूं या ना करूं, इसको कंटिन्यू करने वाला हूं कि नहीं, ये तुम्हारे सपोर्ट पे डिपेंड करता है क्योंकि इसके तो अभी बहुत सारे चैप्टर्स बचे हुए हैं। तो अब तुम लोग इस वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके रखो और कमेंट सेक्शन में अपना सपोर्ट जाहिर करो। अगर तुम्हारा इस पर अच्छा सपोर्ट रहा तो मैं इसको कंटिन्यू रखूंगा।